हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस नए अध्याय यानी कि इस अध्याय की शुरुआत की थी जो है न्यू किंगडम। सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है पारस प्रकाशन का यह अध्याय जो कि आप लोगों को सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत मिलेगा और इतिहास के अंतर्गत आप लोगों को यह अध्याय संख्या 2 के तौर पर पढ़ना है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी और देखा था कि कैसे नए किंगडम यानी कि नए साम्राज्य न्यू किंगडम की स्थापना हुई और अलग अलग जो किंगडम थे अपने अपने समय में वो कैसे बने और कैसे बिखरे, क्योंकि हम लोगों ने पोस्ट गुप्ता एज यानी कि गुप्ता काल के बाद की बात की तो वहां पर हर्ष की भी बात की। वहां पर हम लोगों ने देखा कि हर्ष का जब मृत्यु हुआ तो उनका जो साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे साम्राज्य में टूट गया। फिर हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत और डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा जो है वो 3 बड़े डायनेस्टीज को देखता है या फिर उसके अंतर्गत चलता है, गुर्जर, प्रतिहार, पयास और राष्ट्रकूटाज। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते हैं और लड़ते हुए एक दूसरे के जमीन को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। इन सब का अचानक पतन होता है, एक एक करके राजपूत इन लोगों पर अपना शासन, इन सारे जमीनों पर और इन सारे क्षेत्रों पर अपना शासन फैलाते हैं। लेकिन राजपूतों में भी कमी यह होती है कि ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस में इन लोगों में डिस्प्यूट होता है, आपस में इन लोगों में कलह होता है। तो बाहर के आक्रांता टर्किश इन्वेडर की बात करें तो वहां से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और बहुत सारे लोग इस पर नजर रखे रहते हैं कि यहां पर ये सारी चीजें हो रही है, आपस में कन्फ्लिक्ट है। तो इसका लाभ उठाते हुए वो लोग भारत पर आक्रमण करते हुए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देते हैं, यानी कि नींव रख दी जाती है सल्तनत ऑफ दिल्ली की यानी कि दिल्ली साम्राज्य की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से औपचारिक रूप से अब आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 67 है, यह आप लोगों के पारस प्रकाशन पुस्तक का सामाजिक विज्ञान वाले विषय का लिखा हुआ है। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, द चोलाज स्टार्टेड इमर्जिंग अगेन एज अ ग्रेट पावर फ्रॉम अराउंड 3rd century AD. They defeated the Pallava king and other local ruler. अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर जो चोला डायनेस्टी है इनका फिर से शक्ति उदय होता है, ये फिर से इनका फिर से इमरजेंस होता है, ये लोग फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। और यह जो काल हो रहा होता है यह 3री शताब्दी की बात होती है जब चोला डायनेस्टी की बात आती है। इन लोगों के री इमरजेंस यानी कि फिर से उत्थान की बात आती है। तो चोला जो है वो इस समय दक्षिण भारत में फिर से इमर्ज कर रहा होता है और उसने पल्लव किंग और बाकी जो लोकल रूलर थे यानी कि जो स्थानीय जो शासक थे इन लोगों को डिफीट करते हुए इन लोगों का चोलाज का री इमर्जेंस होता है। दे रूल्ड मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया टिल 12th century AD। और चोलाज डायनेस्टी ने दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना शासन किया और इनका शासन 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चला, यानी कि बहुत लंबे समय तक इन्होंने यानी कि चोला डायनेस्टी के शासकों ने दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना शासन किया। अब अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं तो अभी के हिसाब से दक्षिण भारत में भारत देश के 5 राज्य आते हैं, जिसमें कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, केरल आता है, आंध्र प्रदेश आता है और तेलंगाना आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दीज न्यू किंग एंड किंगडम इन डिटेल। और इस अध्याय में हम लोग इसी चीज की बात करेंगे, इसी बात को देखेंगे कि ये जो नए नए जो किंगडम बनते गए, नए नए जो राजा बनते गए, नए नए जो शासक बनते गए, ये सब कैसे बने, कब बने, क्यों बने, क्या हुआ इन लोगों का, इन सारे चीजों की बात इस अध्याय में होगी। You have read about the golden Gupta period and Vardhan period in the past। आप लोगों ने पहले यानी कि इस अध्याय से पहले गोल्डन गुप्ता पीरियड के बारे में भी देखा है और वरदान पीरियड के बारे में भी देखा है। इट वॉज फॉलोड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राइज ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड एंड समानताज। यहां पर कहा जा रहा है कि इट वॉज फॉलोड बाय, और इसके बाद यानी कि गोल्डन गुप्ता पीरियड और वरदान पीरियड के बाद
डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो शक्तिशाली जो केंद्रीय सरकार थी उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कि वो लोग इंटीग्रेट जो इकट्ठित रहते हैं, वो लोग अलग अलग पावरों में, अलग अलग शक्तियों में बंटते हैं और नए नए और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदारों की उत्पत्ति होती है। They were expected to bring gift for their king and provided military help whenever the king required। और ये जो लैंडलॉर्ड होते हैं, इन लोगों से ये आशा की जाती है कि ये बड़े बड़े और महंगे महंगे गिफ्ट यानी कि उपहार अपने राजाओं के लिए लाएंगे और जब भी जरूरत पड़ा तो सैन्य सुविधा, सैन्य बल मुहैया कराएंगे यानी कि अवेलेबल कराएंगे। आगे, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग इंसिडेंट। अब ये सारी जो चीजें हैं यह अब जो हम लोग बात करेंगे इसमें देखा जा सकता है। पहला, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की बात करेंगे हम लोग। देयर वाज लॉन्ग स्ट्रगल अमॉन्ग दीज न्यू किंगडम। ये जो नए नए जो साम्राज्य बने यानी कि पोस्ट गुप्ता एज यानी गुप्ता शासनकाल के बाद ये जो नए नए साम्राज्य बने, इन सब में बड़े बड़े स्तर पे और लंबे लंबे समय तक आपस में स्ट्रगल चला, आपस में खींचतान चली, आपस में लड़ाई चली, आपस में प्रतिस्पर्धा चला। अब जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कौन कौन सा, तो राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन, गुज्जर प्रतिहार इन गुजरात एंड राजस्थान और पालाज इन बंगाल। इन तीनों की बात करेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि ये तीनों जो शासन किंगडम थे, ये जो तीनों साम्राज्य थे, इसमें क्या क्या हुआ। कंटिन्यूअसली फाइट अमॉन्ग देम अल्टीमेटली लेड टू द रुइन ऑफ ऑल दीज। ये लोग आपस में ही लड़ते रहे, एक दूसरे के जमीन को हथियाने की कोशिश करते रहे, एक दूसरे पर नियंत्रण करने की कोशिश करते रहे और बाद में क्या हुआ कि सफलता तो इन्हें मिली नहीं, ये लोग आपस में ही साफ हो गए, आपस में ही खत्म हो गए और राजपूतों ने इन लोगों पर कब्जा कर लिया। यानी कि ये तीनों लड़ रहे थे, तीनों आपस में खत्म हो गए और उसके बाद एक नया शासन राजपूतों का आया और ये तीनों जो हैं वो खत्म हो गए। लिखा हुआ है, ऑल दीज थ्री डायनेस्टीज ट्राई टू कंट्रोल हर्षाज कैपिटल सिटी कन्नौज। ये जो तीनों डायनेस्टी थे, गुज्जर प्रतिहार की बात कर ले या फिर राष्ट्रकूटाज की बात कर ले या पालाज की बात कर ले, इन तीनों डायनेस्टी, इन तीनों साम्राज्यों का लक्ष्य ये था कि ये नियंत्रण करे हर्ष के कैपिटल कन्नौज पर, जो हर्ष के शासनकाल में हर्षा की राजधानी हुआ करती थी। दिस सिटी वाज सिचुएटेड ऑन स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ बैंक ऑफ गंगा। यह जो शहर है, जो कन्नौज है, यह रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, नगर था। इट वाज फ्लोरिशिंग सेंटर ऑफ ट्रेड एंड द प्रोस्पेरिटी। यह जो अगर हम लोग बात करते हैं कन्नौज की, तो यह ट्रेड और प्रोस्पेरिटी यानी कि उद्योग, व्यापार और धन के लिए एक बहुत अच्छा जगह माना जा रहा था क्योंकि यहां पर चूंकि यह गंगा नदी के किनारे था, एक नदी के किनारे था, तो यह एक बेहतर अर्थव्यवस्था का भी साधन बनता जा रहा था। इट वॉज फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड एंड वॉज कैपेबल टू पे द टैक्सेज। यहां पर एग्रीकल्चर के लिए भी फर्टिलिटी वाली लैंड थी, यानी कि यहां पर अगर कृषि की बात करें तो उसके लिए भी उपजाऊ जमीन था और उसके कारण से यहां पर कर वगैरह जो टैक्सेज वगैरह है ये सभी अच्छे खासे मात्रा में, अच्छे खासे अगर हम लोग मात्रा की बात करें तो अच्छे खासे मात्रा में यहां पर टैक्सेज, कर की भी जो है वसूली हो जाया करती थी इन सारे राजाओं के द्वारा। मालवा एंड गुजरात वेयर आइडियली लोकेटेड नियर द कोस्ट, फ्लोरिशिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर हम लोगों ने देखा कन्नौज की बात की। कन्नौज वो जगह जो हर्ष के शासन काल में वहां की राजधानी थी। अब यहां पर क्या हुआ कि ये तीनों डायनेस्टी ने इस कन्नौज को यानी कि इस कन्नौज को नियंत्रण करना चाहा, इस कन्नौज पर अपना नियंत्रण रखना चाहा। क्यों? क्योंकि यह रणनीतिक तौर पर बहुत बेहतर जगह माना जा रहा था क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे था और उस समय ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेहतर जो जरिया था वो पानी वगैरह हुआ करता था। इसलिए हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज भी आया भारत या फिर मुगल भी भारत आया तो वो सब नदी के रास्ते आया, चाहे वो गेटवे ऑफ इंडिया बना या फिर अगर हम लोग बंगाल
के कलकत्ता को राजधानी देखे, ये सारी चीजें जो है ये इसी कारण से हुई क्योंकि ये सारे नगर जो है वो नदी के किनारे, सागर के किनारे, खाड़ी के किनारे थे। तो कन्नौज भी था जो बैंक ऑफ गंगा यानी कि गंगा नदी के किनारे था। इसके कारण से कन्नौज जो है एक बेहतर रणनीतिक तौर पर जगह बनता चला गया। सब लोगों ने इस पर नियंत्रण करना चाहा। मालवा, जो कि मालवा एंड गुजरात वेयर आइडियली लोकेटेड नियर द कोस्ट। अब ये सब भी जो थे ये तटीय क्षेत्र थे, मालवा वगैरह वाला जो क्षेत्र था या गुजरात का जो तटीय क्षेत्र था, तो इसलिए यहाँ पर मैरीटाइम ट्रेड यानी कि यहाँ पर भी जो नदी से जुड़ा हुआ जो व्यापार था, नदी से जुड़ा हुआ जो कोस्टल तरीके से जो व्यापार किया जा सकता था, वो सारा चीज यहाँ पर संभावनाएं थी, अच्छी खासी संभावनाएं थी। और जो भी साम्राज्य अपना स्थापित करेगा उसको अर्थव्यवस्था की तो जरूरत पड़ेगी ही, पैसे की जरूरत पड़ेगी ही, अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ेगी ही। और ये सारे जो ट्रेड हैं ये इस सारे क्षेत्र में और ज्यादा बेहतर हो जाया करते थे क्योंकि उस समय हवाई जहाज, ट्रेन, बस, मेट्रो ये सब न होकर नदी वाला रास्ता ही ट्रेड का सबसे बेहतर रास्ता माना जाता था। बिसाइड दिस दे वांटेड टू गेट पावर एंड प्रेस्टीज। इसके अलावा ये लोग आपस में इसलिए भी लड़ रहे थे, ये तीनों आपस में इसलिए भी लड़ रहे थे क्योंकि इससे इन लोगों को प्रसिद्धि भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और अलग से और ज्यादा ऑनर और ज्यादा प्रेस्टीज मिलेगा क्योंकि इन लोगों को लगता था कि हम लोग एक दूसरे को हरा देंगे तो हम लोगों को समाज में एक अलग प्रतिष्ठा मिलेगा। बाय द 10th सेंचुरी एडी दोज किंगडम डिक्लाइन। लेकिन अगर हम लोग 10वीं शताब्दी की बात करें तो ये सारे जो किंगडम हैं वो डिक्लाइन यानी कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, तो आपस में इन लोगों को सफलता तो मिली नहीं, 1 इंच जमीन तो एक दूसरे का मिला नहीं, ये लोग आपस में ही डिक्लाइन यानी कि इनका पतन होता चला गया। और ऐसा पतन हुआ कि ये लोग साफ हो गए और इसके बाद राजपूतों का शासनकाल आ गया। द राजपूताज वेयर ओवरथ्रोन बाय द लेटर चालुक्य। ये जो राष्ट्रकूटाज थे, ये जो डायनेस्टी था इसको किसने खत्म कर दिया? तो चालुक्य ने। पाला को कौन खत्म कर दिया? तो सेनाज ने। और गुज्जर प्रतिहार खत्म कर दिए गए न्यू प्रतिहार के द्वारा, यानी कि नया प्रतिहार किंगडम गुज्जर प्रतिहार को खत्म कर दिया, सेना किंगडम ने पालाज को साफ कर दिया और चालुक्य के द्वारा राष्ट्रकूटाज की सफाई हो गई। और ये तीनों जो साम्राज्य थे जो आपस में लड़ रहे थे, ये सब का जो रिजल्ट, जो परिणाम निकला वो ये हुआ कि ये सब आपस में खत्म हो गए। दे अट्रैक्ट द रिच टेम्पल। और ये जो तीनों जो नए नए बने, जो सेना बने, जो प्रतिहार बने, जो चालुक्य बने, ये लोग अब फिर जो धनी धनी जो मंदिर थे जहां पर आभूषण और बहुत सारी चीजें थी, उन सारी चीजों पर इन लोगों ने नियंत्रण किया। अब हम लोग इस अध्याय को यहीं पर रोकेंगे। इस कक्षा के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे और नई नई साम्राज्यों की स्थापना हुई, नए नए साम्राज्य बने और नए नए साम्राज्य बनने के बाद कैसे कैसे पुराने साम्राज्य जो है वो समाप्त होते चले गए। और फिर इन लोगों ने मंदिरों पर भी अपना नियंत्रण रखा क्योंकि मंदिरों पर सोने और अलग अलग चीजों के बहुत सारे गहने थे जो कि अपने आप में एक पैसे का एक बहुत बड़ा स्रोत था। तो ये सारी बातें की हम लोगों ने। हम लोग अब इस कक्षा को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।